हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग पे। साथियों, आज हम एक खतरनाक पैंडेमिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोरोना। कोरोना ने जिसने पूरे देश और दुनिया को झकझोर के रख दिया, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है और जिसकी वजह से हमने आपने अपने लोगों को खोया है, जिसकी भरपाई कभी भी हो पाना संभव नहीं है। कोरोना एक खतरनाक पैंडेमिक है, तो आज हम देखेंगे कि इस पे हम कैसे काबू पाएं, हाउ टू ओवरकम दिस पैंडेमिक। तो उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, ये नेचुरल है या आर्टिस्टिक है, किस तरह का है और ये वायरस कैसे इफेक्ट करता है, कैसे हमको इससे क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोरोना साथियों, एक झलक देखते हैं इसकी। तो ये पूरा फैमिली ऑफ कोरोना वायरस है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये सिर्फ एक वायरस नहीं है, पूरा एक इसका परिवार है और ये दिन प्रतिदिन जो है तो अपना रूप बदलता आ रहा है और उसके रूपों को पकड़ पाना हमारे बस में फिलहाल उतना अधिक नहीं है। लेकिन तब भी हमारे जो साइंटिस्ट है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने वैक्सीन भी ला दी जिससे बहुत सारा प्रोटेक्शन हो रहा है और आने वाले समय में जब सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो बहुत हद तक जो है तो कोरोना के प्रभाव से बचा जा सकता है। चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो साथियों, ये जो सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था तो ये SARS नाम से आइडेंटिफाई हुआ था और ये जो है सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स कोविड-19 कोविड, ये फाइनली जो है तो 2002 में जो है साथियों ये सबसे पहले चाइना में ही पाया गया था। मतलब इसके बारे में जो हमको जानकारी मिली थी वो पूरी तरह से जो है तो चाइना में ही जानकारी मिली थी और 2002 में सबसे पहले इसके जो सिम्टम्स वो चाइना में देखे गए थे। और साथियों ये जो फैला था वो बैट्स, चमगादड़ों से जो है तो स्प्रेड हुआ कैट्स में और कैट्स के थ्रू फिर ये फाइनली ह्यूमंस में प्रवेश कर गया। साथियों ये WHO का रिसोर्सेस है, वहाँ से मैंने ये जानकारी एकत्रित की है। और इस बीमारी के कारण कोरोना के कारण जो है लगभग 650 लोगों ने अपनी जो है जानें गंवाई थी उस टाइम पे। तो सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अच्छा, अब बात आती है कि रेस्पिरेटरी, तो स्पेशल रूप से ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे ही अटैक कर रहा था और कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पर ये अटैक कर रहा था। मतलब तब भी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे ही ये अटैक कर रहा था। 2002 के बाद जब आगे चलते हैं तो 2012 में MERS मर्स के नाम से आया, मीन्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स। कोविड का कोरोना वायरस का ही एक दूसरा रूप था और ये जो है 2012 में सऊदी अरेबिया में फर्स्ट इसको आइडेंटिफाई किया गया। ये कैसे स्प्रेड हुआ? ये कैमल से जो है तो ह्यूमंस में स्प्रेड हुआ और इसके कारण जो है लगभग 800 पीपल्स ने अपनी जान गंवाई और दिक्कतों का सामना किया। तो इसकी जो ओरिजिन थी 2002 चाइना से ही थी और ये वुहान से ही इसकी ओरिजिन हुई थी। इसके बाद फिर 2012 में स्पेशल अरब कंट्रीज़ में जो है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इसने अटैक किया और ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक पूरी तरह से कर रहा था। अब यदि बात करें 2019 की साथियों, 2019 की, तो ये सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कोरोना का सेकेंड रूप था या सेकेंड पार्ट था जिसने पूरे दुनिया में ही तबाही मचा के रख दी, जिसका सामना हम आप अभी भी कर रहे हैं, है ना। 100 केसेस इसमें चाइना में जो है तो स्पेशली जो है तो डिटेक्ट हुए, कोरिया में, जापान में हुए, साउथ कोरिया में हुए, थाईलैंड में, ताइवान में और यूनाइटेड स्टेट्स में जो है तो पाए गए। ये न्यू स्ट्रेन था कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन रहा जिसने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड को एकदम एक कोने में समेट के जो है तो रख दिया। अच्छा साथियों, जो कोरोना वायरस है तो उसके कारण डिजीज़ कौन सी हुई? तो जो बीमारी हुई वो हुई कोरोना वायरस डिजीज़। 2019 में आया इसलिए इसको 2019 नाम दे दिया गया। शॉर्ट में हम इसको जो है तो कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। कोविड-19 की वजह से साथियों कितनी सारी जानें गई और बहुत सारे लोगों को, अपने साथियों को, दोस्तों को खोना पड़ा। ये वीडियो साथियों में इसलिए भी लेके आया क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिमांड थी कि सर हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस पेंडेमिक। तो उसमें शानू प्रताप है, पुष्पेंद्र है, आशीष है, स्मृति है, राशिका है, सानिया है, जानवी है, नेहा है, अदिति है, ये सब बच्चों ने डिमांड की थी कि
सर कोरोना के ऊपर हमको एक सटीक जानकारी लेके आइए, तो इसलिए हमने जो है तो ये पूरी जानकारी लेके आए हैं और आपसे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए डिजीज़ के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करें तो साथियों जो इसका स्टार्टिंग था वो वुहान लैब चाइना से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये आर्टिस्टिक है, मतलब ये है जो ह्यूमन मेड है, ये नेचुरली वायरस नहीं है। प्रमाण हालांकि अभी भी नहीं है, ना WHO के पास है ना हमारे पास है। तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो बिल्डिंग है इसका आकार ऐसा है और यहीं से ये पूरे देश में जो है तो फैला है। अब इसका भी जो DNA है साथियों सिमिलर एज बैट, जो 2002 में बैट से कैट्स में आया, कैट से ह्यूमन में आया, तो इसका भी जो सिमिलरिटीज़ है वो जो DNA है वो बैट से ही मिलता है, चमगादड़ से ही मिलता है। इसलिए और भी शंका बढ़ जाती है कि चाइना ने ही पूरे देश को पूरे दुनिया को तबाह किया है। अब इसका जो इफेक्ट होता है, ह्यूमन DNA स्ट्रक्चर चेंज रैपिडली, फास्ट रेप्लिकेशन, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी जो है साथियों तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक करता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जैसे ही वायरस अटैक करता है। जो ह्यूमन का जो DNA है वो बहुत तेज़ी से रेप्लिकेशन करता है, बहुत तेज़ी से जो है तो द्विगुणन करता है, जिससे कि डिजीज़ का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। DNA और RNA को यदि हम देखें तो साथियों हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि DNA एक न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं और एक डबल हेलिकल मॉडल होता है। इस मॉडल को साथियों डबल हेलिक्स जो मॉडल है इसको फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने मिलकर बनाया था और बताया था कि हमारा DNA की कैसी संरचना होती है। तो डबल हेलिक्स होती है जिसमें से इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। RNA की बात की जाए तो इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। तो जो वैक्सीन भी साथियों बनी हुई हैं वो RNA के फॉर्म में कुछ वैक्सीन्स का निर्माण किया गया है और जिसका हम उपयोग आने वाले समय में कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए यदि हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो स्पेशली फीवर, कफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें जो है कोरोना में देखने को मिलती है। फीवर, अच्छा अब आप यदि हम बात करें फीवर की तो फीवर तो नॉर्मली हमेशा ही होता है। फीवर का मतलब ही यही है कि यदि हमारी बॉडी में कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर जाता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है, उससे फाइट करती है, जिसके कारण जो है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। लेकिन वो टेम्परेचर और जो कोरोना में टेम्परेचर है इन दोनों में ही बड़ा ही डिफरेंस है। इसकी जो अब हमको फीवर आती है तो ये 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, हफ्ते भर चलती है और जो नॉर्मली फीवर आती है जैसे पहले होता था तो 1-2 दिनों में, 3 दिनों में वो ठीक हो जाती थी। तो इसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कफ, ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी आती है, लगातार जो है तो कफ बना रहता है और दिक्कतें होती जाती हैं। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कॉमन फीवर में आदमी आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कोरोना वायरस अटैक किया है इसके कारण से जो है तो संभलना मुश्किल हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस तरह से ये कोरोना का मेन सिम्टम्स है। अब यदि बात की जाए कि किसके लिए डेंजरस है तो फॉर यूथ्स लो डेंजरस बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। हम यदि बात कर रहे हैं कि जो यूथ्स हैं तो यूथ्स के लिए साथियों थोड़ा सा कम डेंजरस है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूथ्स का इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोरोना होता भी है और होकर के निकल जाता है, पता भी हमको नहीं चल पाता है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि कोरोना के जो बेसिक लक्षण है वो देखने को मिले और वो डॉक्टर के पास भी नहीं गए, नॉर्मली पैरासीटामोल लेके और अन्य दवाइयाँ लेके वो घर में अच्छे तरीके से ठीक हो गए। तो यूथ्स को ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो ये डेंजरस है स्पेशली फॉर ओल्ड पीपल्स इज टू डेंजरस बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम इज वीक, स्पेशली डायबिटिक पर्सन, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर्स से। अच्छा, जो ओल्ड पर्सन हैं, जो सयाने लोग हैं जिनकी उम्र 55 साल, 60 साल या उससे ऊपर है, उनके लिए साथियों वो बहुत ही डेंजरस है कोरोना। क्यों? क्योंकि जब कोरोना अटैक करता है तो इनको रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इनका ऑक्सीजन लेवल जो है, जैसे हमारे माता पिता हैं 55 साल 60 साल उम्र के हैं, उनको यदि कोरोना का प्रकोप होता है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और उनका रिकवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आपने देखा कि जो सेकेंड वेव थी, सेकेंड वेव में पूरी दुनिया को कोरोना ने हिला के रख दिया, स्पेशली फॉर इंडिया। इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया को तो और ही ज़्यादा इसने जो है तो नुकसान पहुंचाया है और हर व्यक्ति ने किसी न किसी अपने को जो है तो खोया है और यही कारण है कि हमको आपको संभल के कोरोना से रहना है।
रेशियो की यदि हम बात करें साथियों, तो यदि एक व्यक्ति को कोरोना था, स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ 2019 में जब ओरिजिन हुआ, तो जब एक व्यक्ति को यदि कोरोना हो गया तो लगभग 2-2.5 लोगों को पहुंचा सकता था। इट मीन्स कि यदि 500 लोगों को कोरोना है, यदि सपोज करिए कि यदि 500 लोगों को यदि कोरोना है, तो वो 500 लगभग 1250 लोगों को ये इफेक्ट कर सकते थे, है ना। यदि 1000 लोगों का है तो वो 2500 लोगों को इफेक्ट कर सकते थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इसका रेप्लिकेशन था, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैलता था। बात करें यदि हम कंपैरिजन करते हैं यदि कंट्रीज़ की, जो अन्य कंट्रीज़ हैं और जो हमारा देश है उनके यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या पोजीशन है। यदि बात करें हम चाइना की, तो चाइना स्पेशली आप जानते हैं कि इसके वुहान सिटी से इसका जो ओरिजिन था वो माना जाता है, और जो वायरोलॉजी लैब है चाइना के वुहान शहर में, वहीं से इसका जो है तो ओरिजिन कोरोना वायरस का माना जाता है। तो चाइना ने क्या किया, चाइना होशियार देश है, चापलूस है, विस्तारवादी नीति अपनाता है। वो ये प्रयास करता है कि हम सभी देशों को अपने आधिपत्य में कर लें। तो उसने क्या किया कि वुहान सिटी को जो किया तो पूरी तरह से लॉकडाउन और कर्फ्यू में बदल दिया। जब इसके यहाँ केसेस बढ़े, जो भी, हालांकि ये देश ऐसा देश है जो अपने देश में मीडिया को भी कंट्रोल में रखता है, तो अपनी जानकारी भी ये ओपन नहीं होने देता, फिर भी जितनी जानकारी ग्लोबल मीडिया के द्वारा एकत्रित की गई, तो इसने क्या किया कि अपने वुहान सिटी को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया, ठीक है ना। इसीलिए क्या किया, एंड यूज ऑफ सैनिटाइजर फ्रॉम रोड टू एवरी प्लेस, ऑल्सो यूज ड्रोन्स फॉर कैप्चरिंग द पिक्चर्स फॉर पीपल्स एंड प्लेसेस। इस और साथ ही साथ में क्या किया कि इसने पूरे शहर में जो है तो सैनिटाइजेशन प्रोसेस चालू करवा दिया। आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, ड्रोन से इसने निगरानी रखना शुरू कर दिया कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहा है, जो व्यक्ति खुले में घूम रहे हैं, उनको पकड़ के अंदर रखा जाए, बैठाया जाए, कैप्चर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसने प्रोसेस किया, और यही कारण था कि इसने लगभग 6 महीनों में ही कंट्रोल कर लिया। पूरे दुनिया को तो तबाही में डाल दिया, लेकिन इसने खुद अपने देश को और अपनी कंट्री को जो है तो सेफ करके रख लिया। सैनिटाइजेशन प्रोसेस ट्रक्स के द्वारा और तमाम अन्य व्हीकल्स के द्वारा इसने किया इंसान। और आप ये देख ही सकते हैं कि ये जो है तो बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ जो है तो हर घर, हर गली मोहल्ले को इसने सैनिटाइज करवा दिया। जो भी केसेस मिलते हैं उनको तुरंत जो है तो केयर करके उनको घर भेज देते, छुट्टी कर देते। अब बात करते हैं यदि हम साउथ कोरिया और जर्मनी की, तो साउथ कोरिया और जर्मनी ये इनका जो हेल्थ सिस्टम है साथियों, देयर हेल्थ सिस्टम इज़ वेरी गुड बट नॉट मोर देन इटली, एंड हॉस्पिटल्स एंड बेड्स आर मोर इन नंबर्स। इनके यदि हम हेल्थ सिस्टम की बात करें, स्पेशली साउथ कोरिया और जर्मनी की, तो इनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। हालांकि इटली से अच्छा नहीं है, लेकिन इनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। इनके यहाँ जब थोड़े बहुत केसेस आए तो इन्होंने क्या किया कि उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करवाया, उनको सैनिटाइज करवाया, और इनके बेड्स की जो संख्या हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा है, तो उनको ट्रीट किया और जल्दी जल्दी उनको ठीक कर लिया। बाकी आने वाले लोगों को मना कर दिया, इसलिए ये भी बच गए। बात करी थी थाईलैंड, सिंगापुर और जापान की, तो ये नेबरिंग कंट्रीज हैं चाइना की, है ना, पड़ोस के हैं। और स्पेशली ये जो हैं तो टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ये कैसे प्लेसेस हैं? टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब देखा कि चाइना के द्वारा पूरी दुनिया में जो है तो कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इन्होंने दिमाग लगाया और अपने आप को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, चाइना से पूरी तरह से अलग कर दिया, टूरिस्ट बंद कर दिया, सब चीज़ें बंद कर दी, इसलिए ये भी बच गए। लेकिन जिसकी हम बात अभी तक कर रहे थे कि ईरान और इटली, स्पेशली यदि हम बात करें इटली की, तो इटली का तो हेल्थ सिस्टम सेकेंड पोजीशन पे है पूरी दुनिया में, है ना, बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम है। लेकिन तब भी ये कोरोना से क्यों इफेक्टेड हुए? क्योंकि इन्होंने क्वारंटाइन की प्रोसेस और आइसोलेशन की प्रोसेस बहुत ही लेट की। इसलिए जो है तो इटली में पूरी तरह से तबाही मच गई फर्स्ट वेव में ही, और बहुत ज़्यादा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप इनके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं, गिउसेप्पे कॉन्टे जी को, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम चीज़ों को डिस्कशन किया। हालांकि अब इनके यहाँ भी काफ़ी कंट्रोल में कोरोना वायरस के मरीज़ें हैं। तो इस तरह से दिक्कतें रहीं। चाइना होशियार देश, पूरी दुनिया को तो खतरे में डाल दिया, खुद अब सेफ करके बैठ गया। कोरोना के टाइम में भी मास्क के नाम पे पता नहीं क्या क्या उसने बेचा पूरी दुनिया को, और पैसे कमाए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग रखा। चलिए बात करते हैं अपने इंडिया की। अब बात आती है भारत देश की। तो भारत जो है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि हमारे यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है। और जो लोग भी हैं ना, लोग भी फर्स्ट वेव में बड़े ही इंजॉय के साथ खुले में घूम रहे थे, प्लेस टू प्लेस,
एक प्लेस से दूसरे प्लेस विदाउट मास्क, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डर, किसी भी तरह की चिंता से मुक्त होकर घूम रहे थे। सेकेंड वेव इसीलिए साथियों हुआ क्या कि सेकेंड वेव में जो है तो इंडिया में तबाही मच गई, सब ने अपने लोगों को खोया है। और स्पेशल रूप से अप्रैल का जो 15 to 30 के बीच में डेट था, उस टाइम पे तो भैया इतनी तबाही मची पूरे देश में कि डेड बॉडीज को जलाने के लिए क्रिमेशन सेंटर्स जो ग्राउंड्स थे वहाँ पर आप जैसे चित्र में देख सकते हैं जगह नहीं थी। एक डेड बॉडी जाए दूसरी इंतजार में रखी हुई है। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये तब हुई हमारे देश में, जो कभी नहीं हुआ था, कि डेड बॉडीज़ को रिवर्स में, इवन गंगा में, यूपी में, बिहार में, यहाँ पर इन डेड बॉडीज़ को जो है तो फेंक दिया गया, बहा दिया गया। सोचिए कितनी दुखद घटना हमारे देश में ये हुई कि डेड बॉडीज़ को रखने के लिए प्लेसेस नहीं थे, तो सरकार भी इतनी असंवेदनशील हो गई कि उन्होंने डेड बॉडीज़ को नदियों में फेंकवा दिया। नदी तो पोल्यूटेड होगी ही, उसके आसपास तट से लगे हुए जो शहर हैं वो भी बहुत बुरी तरह से पोल्यूशन में होंगे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये हालात थे। Peoples are moving from place to place without mask and fear. Second wave is very effective for Indian people. They lost their lives too much. Cremation grounds full of dead bodies. Also many bodies found in rivers. तो ये सब रिस्पॉन्सिबल कारण थे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो है तो ये सब चीज़ें आगे ना हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि वेरिएंट्स जो हैं, जो कोरोना के वेरिएंट्स पाए गए पूरे देश और दुनिया में, और अभी भी देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोरोना एक फैमिली है, पूरा परिवार है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे परिवार में हमारे भाई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, बहन हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, वैसे ही कोरोना भी है। कोरोना भी क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रीज़ में इसके अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं देखने को मिले। बात करें यदि हम केंट यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो यहाँ पर जो कोरोना का वेरिएंट मिला उसका जो साइंटिफिक नेम था B.1.1.7। इसी तरह से साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया में जो मिला उसको B.1.35.1, ब्राज़ील में P.1। इसी तरह से जो इंडिया में मिले B.1.617.1 एंड B.1.617.1 और 2 भी एक मिला। तो साथियों इन कंट्रीज में मिला। अब होता क्या है कि इतना बड़ा नाम लेने में किसी को भी आसानी नहीं होगी। तब बात ये हुई कि डायरेक्ट कंट्री के नाम से जाना जाए। तो हुआ क्या कि जो यूके में ये केसेस मिले, जो वेरिएंट मिले, तो उसको ये बोल दिया गया कि भैया इंग्लैंड में ये केसेस मिले हैं। तो अब चाइना में, ब्राज़ील में ये केसेस मिले हैं और साउथ अफ्रीका में ऐसे केसेस मिले हैं, इस नाम का वेरिएंट मिला है। इंडिया में ये मिला है, इंडिया में सेकेंड और इस नाम का मिला। तो फाइनली क्या हुआ कि जब देखा सभी देशों से ने, हमने भी देखा, इंडिया ने भी देखा कि यार जिस कंट्री से फैला उसका तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा, मतलब चाइना का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा, और जहां नहीं हुआ उसका तमाम नाम आ रहा है जिसमें बाद में आया। तो सब कंट्रीज मिलके, इवन हम भी, फाइनली क्या हुआ कि हम सभी लोग पहुंच गए इसके पास, टेड्रोस जी के पास, चेयरमैन जी के पास पहुंच गए WHO के जो है कि भैया ऐसा है कि आपने चाइना का तो कहीं नाम ही नहीं है जिसने पूरी दुनिया में ये कोरोना फैलाया, और हम जो शिकार हैं इस पूरे कोरोना से, और बाद में हमारे यहाँ छोटे मोटे जो वेरिएंट्स मिल रहे हैं, तो आप हमारी पूरी कंट्री को बदनाम करवा रहे हैं। तो ऐसा करिए कि आप इनका अलग अलग नाम दीजिए, हमारे देश का नाम बर्बाद मत करिए, नहीं तो फिर चाइना को भी घसीटिए। तो फिर WHO के जो टेड्रोस जी साहब हैं, ये जो हैं, इन्होंने एक फार्मूला निकाला और इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई जो कोरोना आपके यूके में मिला उसका नाम हम अल्फा रख देंगे ताकि आपके देश का नाम नहीं बर्बाद हो, है ना। साउथ अफ्रीका में जो मिला वो बीटा रख देंगे, बीटा रख दिया। जो ब्राज़ील में मिला उसको गामा रख दिया। जो इंडिया में पहला वाला वेरिएंट मिला उसको रख दिया डेल्टा, और जो सेकेंड मिला उसको रख दिया कप्पा। अब इस तरह से इन्होंने मैटर को सॉल्व किया, जिससे क्या है कि अन्य कंट्रीज भी इनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सके, इनके ऊपर प्रेशर नहीं बना सके, है ना। तो इस तरह से अब नाम जो है, नए नए वेरिएंट्स जो आते जा रहे हैं उनका नाम बदला जा रहा है। साथियों इस डेल्टा वेरिएंट ने ही सेकेंड वेव में जो है तो पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, जिसके कारण से हम सभी को अपने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को खोना पड़ा और जिसकी भरपाई हो पाना संभव नहीं है।
अब डेल्टा की बात करें तो डेल्टा अब जो थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है, जो अक्टूबर और नवंबर में जो थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है, तो उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की संभावना है। इवन इंडिया में तो ये प्रवेश भी कर चुका है, कई सारी कंट्रीज में भी प्रवेश कर चुका है, यूरोपियन कंट्रीज में भी। इसलिए हमको इससे सावधान रहने की जरूरत है, और स्पेशली ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इन इंडिया थर्ड वेव इफेक्ट इज पॉसिबल इन अक्टूबर एंड नवंबर। After second wave, government are active now. They are establishing more oxygen plants, cylinders and hospitals. तो साथियों, जब सेकेंड वेव की जो कहानी हुई और इतनी सारी डेथ्स रेशियो इंडिया में बढ़ गया, तो सरकार भी अब जो है नींद से जाग चुकी है, उसकी भी अब आंखें खुल चुकी है, और इसीलिए उसने क्या किया कि ऑक्सीजन प्लांट्स एस्टेब्लिश किया, प्रोसेस चालू कर दी, बहुत जगह तो लग भी चुके हैं। सिलेंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की भरपाई हो सके, कमी ना हो, इसलिए ये सब चीज़ें किया। इसके साथ ही साथ में आईसीयू बेड्स जो है तो काफ़ी संख्या में इंक्रीज़ कर दिए हैं, ताकि थर्ड वेव से पहले ही लड़ा जा सके और थर्ड वेव का प्रकोप पूरे इंडिया में ज़्यादा नहीं हो। ठीक है ना। अब चलिए, तो ये थी बात कोरोना की। अब हम कोरोना से और कैसे बच सकते हैं, तो बात आती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जरूर करना चाहिए। वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी पर्सन। नाउ पीपल्स आर अवेयर फॉर वैक्सीनेशन, बट वैक्सीनेशन इज टू शॉर्ट देन पॉपुलेशन। अब हुआ क्या कि वैक्सीन आ गई देश में, वैक्सीन हमारे देश में आ गई, तो अब धीरे धीरे लोग भी जो पहले खुले में घूम रहे थे या कोई ऐसे ही बिना डर के घूम रहे थे, तो सेकेंड वेव को देखने के बाद सब अवेयर हो चुके हैं, और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास किया जा रहा है, और लोग भी अब जो है तो अवेयर हो चुके हैं और वैक्सीनेशन सेंटर में जा रहे हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से भीड़ जो है तो वैक्सीनेशन सेंटर में बहुत देखने को मिलती है। कई बार लौट आना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया में हम सेकेंड नंबर पे हैं आफ्टर चाइना, और वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो वैक्सीन शॉर्ट है देन पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन जितनी है उतनी वैक्सीन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया है, पर सरकार प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू देयर बेस्ट फॉर वैक्सीनेशन, और गवर्नमेंट का ये टारगेट भी है कि लगभग कम से कम 70% जो वैक्सीनेशन हो दिसंबर तक पूरा हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा हो जाए, जिससे जो है तो और भी जाने नहीं जाए और हम अच्छे तरीके से बच सके। मोस्टली इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं। पहला जो वैक्सीन है वो है आपका कोवैक्सीन, और दूसरा है कोविशील्ड। हालांकि अब दूसरे देशों से भी आयात किया जा रहा है स्पुतनिक और अन्य वैक्सीन भी जो धीरे धीरे इंडिया में आने लग रही। मैं अपनी यदि खुद की बात करी तो साथियों, आई ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, क्योंकि कोरोना के ऊपर कोई भी बात बोलने से पहले, जानकारी देने से पहले ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भैया आप खुद तो वीडियो बना रहे हैं, जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, पर आपने वैक्सीन लगवाया है कि नहीं लगवाया है। तो मैंने खुद लगवा लिया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये मैं ही हूँ, और मैंने वैक्सीन लगवा ली है। फर्स्ट डोज मैंने पहले ही लगवा लिया है, और सेकेंड डोज भी बहुत जल्दी मैं लगवाने की कोशिश करूँगा जैसी मेरी डेट आएगी। तो घबराना नहीं है साथियों, वैक्सीन बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाएगी। हालांकि इस टाइम पे थोड़ा रश ज़्यादा है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन आप वैक्सीनेशन सेंटर में भी जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप सिंपल सा आप अपना एक आधार कार्ड लेके जाइए और वैक्सीन लगवा लीजिए, तो उससे आप खुद भी प्रोटेक्ट रहेंगे और आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करवाएंगे। सरकार प्रयास कर रही है, सरकार जल्दी ही ये भी कोशिश कर रही है कि वो चिल्ड्रंस के लिए भी वैक्सीन जल्दी से आ जाए, उसका ट्रायल भी चल रहा है। हमारे साइंटिस्ट और लैब्स वाले बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, और उनके लिए भी वैक्सीन जो है तो उनका भी ट्रायल लगभग पूरा होने वाला है या हो चुका है। तो जल्दी से बच्चों के लिए भी वैक्सीन आएगी, उनके भी हंसते खिलखिलाते चेहरे ऐसे ही खिलखिलाते रहें, हम ये उम्मीद करते हैं। आई अपील टू एवरीवन टू टेक वैक्सीन एज सुन एज पॉसिबल। आप सभी लोग जाइए, वैक्सीन लीजिए। मैंने भी वैक्सीन ले ली है, और आप अपने यदि परिवार से प्यार करते हैं, फैमिली से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप वैक्सीन लेंगे और सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबको जागरूक करिए। मेरा हाथ जोड़ के आपसे सभी से निवेदन है कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए। कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी ले रहे हैं, और पूरी दुनिया वैक्सीन को ले रही है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड स्पीक स्वीट। कोशिश करें आप अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, और पॉजिटिव माहौल का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जो समय समय पर हम लेके आते रहेंगे। फेसबुक पेज में आप फॉलो कर सकते हैं फन लर्निंग, इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फन लर्निंग 11-12। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें कोरोना वायरस से,
अपने परिवार को प्रोटेक्ट रखें। यदि आपने वैक्सीन लगवा भी ली है, वैक्सीन ले भी ली है, तब भी आप जो है तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। इसके जो बचाव या उपाय हैं तो आप मास्क जरूर लगा के रखें, 2 गज की दूरी जरूर बना के रखें। साथ ही साथ में अवेयर रहें, कहीं भी अननेसेसरी जो है तो घर से बाहर नहीं निकलें और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखने की आप जवाबदारी खुद लें। जानकारी पसंद आए तो निश्चित रूप से साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अपने परिवार में, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करना चाहिए। कमेंट के माध्यम से आप सजेशन दे सकते हैं। बी ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें और अपना ख्याल रखते रहें। थैंक यू।